व्हेन चेंज इज नीडेड। उसके अलावा हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि भैया मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नाम क्या होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैं कहूँ कि मुझे भैया पर्टिकुलर एक ही दुकान के राम के छोले भटूरे खाना है। आपने विराट कोहली का इंटरव्यू देखा होगा जिसमें कहते हैं कि भैया राम के छोले भटूरे, और कुछ क्यों नहीं पढ़ ले रहे हैं भाई? वजह क्या है? तो वजह ये है भैया कि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है इनका पालन करके आप क्या कर सकते हैं, जब कभी भी आप मैनेजर बनेंगे तो अच्छे मैनेजर बनेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अंडर 24/7। बच्चों, आज बात करने वाले हैं हेनरी फ्योल के 14 के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो क्या आप लोग तैयार हैं? फटाफट से क्या करना है, आपको अपनी कॉपी पेन निकाल लेना है, कान में ईयरफोन लगा लेना है, फोन में चार्जर लगा लेना है एंड आ जाना है मेरे साथ। आज के इस पूरे सेशन को कंटिन्यूअसली देखना है, बिना रुके बिना थके। आज हम लोग जानेंगे भाई 14 के 14 प्रिंसिपल्स जो कि हेनरी फ्योल ने दिए थे। आपके सामने हेनरी फ्योल की तस्वीर भी है। अच्छा, अब ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा, ये चल रहा है आपका सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर बेटा बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये समझो कि अगर 14 के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखने के लिए आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन 6 नंबर का बनता है। ठीक है, अब भैया 6 नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो फिर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे? 6 नंबर की केस स्टडीज में हो सकता है आपसे 4 से 5 या हो सकता है 6 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछ लिए जाएं, बट केस स्टडीज को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कंसेप्चुअल नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो भैया हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केस स्टडी भी तभी सॉल्व होगी जब आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, जब आपको पता होगा कि भैया कौन से प्रिंसिपल में क्या कहा गया है और उसके क्या फायदे या नुकसान है। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं हेनरी फ्योल जी के बारे में। वो उनकी जवानी की तस्वीर थी, ये इनके बुढ़ापे की तस्वीर है जो आप यहां पे देख सकते हैं। हेनरी फ्योल 1841 में पैदा हुए थे, 1925 में इनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ हेनरी फ्योल फ्रांस के एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, हेनरी फ्योल के बारे में दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। 1841 में पैदा हुए थे, 1925 में मृत्यु हुई है। फ्रांस के फेमस जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन्होंने अपनी किताब जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। अच्छा, इन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल देते समय, अब यहां पे सबसे पहले आपको यह देखना है कि भाई एक ऐसा इंसान जो कि पेशे से क्या है, वो बाय प्रोफेशन क्या है, बाय ऑक्यूपेशन क्या है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब कि भैया वो उसकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी फ्रांस के अंदर। अब हेनरी फ्योल ने इंडस्ट्रीज को मैनेज करना शुरू किया होगा एंड मैनेज करते 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 वो एक कंक्लूजन पे आके पहुंचे होंगे कि यार कुछ तो ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ तो ऐसी चीजें होनी चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए जिनके बेसिस पे हम अपने बिहेवियर को गाइड कर सके, आगे आने वाली जो पीढ़ी के मैनेजर्स हैं वो अपने बिहेवियर को गाइड कर सके एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाइयों पर ले जा सके। तो इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए होंगे। इन प्रिंसिपल्स को हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल भी कहते हैं, फंडामेंटल या जनरल प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि बेटा ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस है एंड नथिंग एल्स। इसी बात के सपोर्ट में हेनरी फ्योल ने भी 2 बातें कही। पहली बात, इन्होंने कहा कि मेरे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो लंबे लंबे नहीं है, वो लॉन्ग नहीं है, वो सजेस्टिव इन नेचर है। मैं आपको सिर्फ सजेशन दे रहा हूं, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है। ऐसा हेनरी फ्योल ने कहा कि भैया मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला, मैं सिर्फ सजेशन दे रहा हूं। मेरे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये सिर्फ सजेस्टिव इन नेचर है, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है। पहली बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये बेटा ये जो है रिजिड नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब क्या है कि भैया समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, है ना, और परिवर्तन के हिसाब से, चेंज के हिसाब से आप अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब चेंजेस कैन बी मेड इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट व्हेन the change is needed. In the case of the need, the principle of management should be flexible. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होने चाहिए एंड नॉट रिजिड। भैया फ्लेक्सिबल मतलब जो हमेशा चेंज हो सके, और रिजिड मतलब जो चेंज ना हो सके। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि मेरे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, ताकि कभी भी उनके अंदर चेंज लाया जा सके जब भी जरूरत हो। चेंजेस कैन बी मेड इन देम इन केस ऑफ एनी नीड। ठीक है, तो भैया 2 बातें पता लगती है। सबसे पहली बात हमको ये पता लगती है कि हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि जो मेरे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये लंबे नहीं है, सिर्फ सजेशन दे रहा हूं मैं। तुम्हारा मन हो मानो, तुम्हारा मन हो ना मानो, मानोगे तो तुम्हारा भला होगा, नुकसान कोई नहीं है। इन्होंने कहा कि मेरे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये होम्योपैथिक की दवाइयों जैसे हैं, है ना, अगर खाए तो फायदा होगा,
नुकसान कोई नहीं होगा, और नहीं खाया तो ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, हो सकता है नुकसान जरूर हो जाए। तो इन्होंने सिर्फ सजेशन दिया। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि भैया जो मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये समय के हिसाब से अपने आप को बदलते रहेंगे। दे आर फिक्स्ड, दे आर फ्लेक्सिबल नॉट फिक्स्ड, दे कैन बी चेंज्ड इन केस व्हेन चेंज इज नीडेड। उसके अलावा हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि भैया मेरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नाम क्या होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फिर जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वहीं अगर आप आगे चलेंगे वीडियोस में तो आपको दिख जाएगी, इसके बाद जो आने वाली वीडियोस है उसमें एफडब्ल्यू टेलर के बारे में बताऊंगा। तो एफडब्ल्यू टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स का नाम क्या रखा, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रखा, जबकि इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स का नाम फंडामेंटल रखा। फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक या बिल्कुल जनरल गाइडलाइंस, ठीक है ना। चलिए जी, ओके तो ये सब हमने जान लिया भैया अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, और अब बिना देर किए अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आगे और भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। यहां पे हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि भैया अपने काम को लोगों में डिवाइड कर दो। ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो प्रिंसिपल हैं जो ये अब शुरू हो रहे हैं, ठीक है, शुरुआत में जो प्रिंसिपल हैं वो थोड़े लेंदी बड़े बड़े आपको लगेंगे, बट आगे चलते चलते आप वो प्रिंसिपल बहुत एक एक लाइन में समझ में आ जाएंगे। बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी प्रिंसिपल्स हैं ये, और बहुत ही इजी इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी किताबों में भी है, और यहां पे भी बड़ी इजी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप एक बार रीड भी करते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 110% सही बात है। तो भैया डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल ये कहना चाह रहे हैं कि अपने काम को लोगों में डिवाइड कर दो। इससे पहला फायदा क्या होगा, आपके ऊपर काम का बर्डन कम हो जाएगा। लोगों में जब आप काम को डिवाइड करोगे तो भैया ज्यादातर पावर बट जाएगी। तीसरा फायदा इन्होंने बताया कि अगर लोग अपने मनपसंद काम को करेंगे तो वो उसको जब बार बार करेंगे तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगी उनकी एक पर्टिकुलर काम में। चौथा इन्होंने बताया कि मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइजेशन पे बिलीव करते थे ये, है ना। और पांचवा इन्होंने क्या फायदा बताया कि भैया एक बात और, कि जब आप लंबे समय तक करते रहेंगे तो आप उसमें मतलब एकदम परफेक्ट हो जाएंगे एंड अपने टास्क को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करने लगेंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल क्या कह रहे हैं कि अपने काम को बहुत से लोगों में डिवाइड कर दो ताकि आपका वर्कलोड कम हो और बाकी लोग भी अच्छा कर सके, स्पेशलाइज्ड हो सके, स्किल्ड हो सके। जैसा कि एक बात बताओ बच्चों, आप एक खुद एक बात सोचो कि भैया जो छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, ठीक है, अब एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला जो छात्र है, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, वो डॉक्टर बनेगा। अब डॉक्टर कैसे बनेगा भैया, हड्डी का डॉक्टर बनेगा कि स्किन का डॉक्टर बनेगा, बालों का डॉक्टर बनेगा, बुखार जुखाम का मतलब जनरल फिजिशियन बनेगा, या फिर सर्जन बनेगा, ऑपरेशन करेगा, हड्डी वड्डी जोड़ेगा, क्या करेगा वो, या हार्ट का सर्जन बनेगा, क्या करेगा। ये डिपेंड करता है उसकी स्ट्रीम से कि कैसे उसके नंबर आए, कितना वो काबिल है ना। अब कोई डॉक्टर अगर बेटा हड्डियों का डॉक्टर है और वो 20-30 साल से एक ही काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लोगों की हड्डियों का इलाज कर रहा है, तो मुझे बताओ कि वो अपने एरिया में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और हम डॉक्टरों को लेके बोलते भी हैं कि भैया इस डॉक्टर की ये स्पेशलाइजेशन है ना। कहते हैं कि भैया फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे सबसे स्पेशलाइज्ड कौन है, तो एक हॉस्पिटल में जाके पूछते हैं तो उस सबसे अच्छे इंसान का, सबसे अच्छे डॉक्टर का नाम हमको बता दिया जाता है। मतलब कि हैंस प्रूव्ड कि एक काम जो कि आप बार बार करते हो उसमें आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की। हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन थ्योरी। हेनरी फ्योल का पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक थ्योरी पे बेस्ड है, जहां पे बताया गया है दैट इफ एन एम्प्लॉय इज गिवन अ स्पेसिफिक टास्क टू डू, अगर एक एम्प्लॉय को हम एक काम देंगे, दे विल बिकम मोर एफिशिएंट एंड स्किल्ड इन इट, वो उस काम में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे और स्किल्ड हो जाएंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हेनरी फ्योल का कहना है अपने फर्स्ट प्रिंसिपल में कि जब हम एम्प्लॉय को कोई काम देंगे, एक काम देंगे, अ टास्क टू डू, स्पेसिफिक टास्क टू डू, ही विल बिकम मोर एफिशिएंट एंड स्किल्ड, वो एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा अपनी और स्किल भी बढ़ाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा कि मेरा जो ये प्रिंसिपल है ये मल्टीटास्किंग कल्चर के विरोध में है। मल्टीटास्किंग मतलब एक समय पे बहुत सारे काम करना, इस कल्चर के विरोध में है मेरा प्रिंसिपल, मतलब इसके खिलाफ है। हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि एक बार में कई काम नहीं करने चाहिए, एक बार में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, ठीक है। ओके, लास्ट में इन्होंने लिखा द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क जॉब, दस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इससे क्या हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क में क्या आया, स्पेशलाइजेशन आया। कहा जा रहा है कि भैया काम को छोटे छोटे जॉब्स में डिवाइड कर दो, एक इंसान सिर्फ एक काम करे और उसमें वो स्पेशलाइजेशन लेके आए। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं भैया, जो हमारे मैनेजर है
ये आगे 3 लोगों को अपना काम बांट रहे हैं और ये वाला जो मैनेजर है हरा वाला वो आगे अपने काम को 3 लोगों में बांट रहा है। इस तरीके से काम ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ता जा रहा है। आई होप बच्चों कि आपको पहला प्रिंसिपल समझ में आया होगा एंड इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये टॉपिक, क्योंकि भैया 14 प्रिंसिपल हैं एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेस्टिंग आपको लग रहे होंगे, कुछ नया जानने को मिल रहा होगा और बड़े ही आसान प्रिंसिपल हैं। साइंस के प्रिंसिपल की तरह बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत समझने में दिक्कत नहीं होगी। एक बार रीड कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि भैया अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया करो। जैसे स्कूल में देखोगे तो बेटा क्या प्रिंसिपल ही आपको अकाउंट्स पढ़ा रही है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है, कॉमर्स पढ़ा रही है, इंग्लिश पढ़ा रही है, मैथ्स पढ़ा रही है? नहीं, प्रिंसिपल का अपना काम है, फिर वाइस प्रिंसिपल का अपना काम है, फीस जमा करने जो लोग बैठते हैं उनका अपना काम है, क्लास टीचर का अपना काम है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का अपना काम है, टीचर का अलग अलग टीचर का अपना काम है। तो भैया अपने अपने काम में करो, अपना अपना काम करो, जिसका काम उसी को साझे। ठीक है भाई, तो डिवीजन ऑफ वर्क यही चीज कहता है कि जिसका जो काम है वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से करता रहे। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे प्यारे कवि हेनरी फ्योल कहना चाहते हैं कि अगर कोई मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम देता है करने के लिए, माने कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है पूरी करने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ प्रॉपर अथॉरिटी भी उसको देनी चाहिए, क्योंकि बिना अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की जा सकती है। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको कई बार ये एग्जांपल दिया है कि भाई मान लीजिए मैनेजर हैं आपके पिताजी और सबऑर्डिनेट है आप। पिताजी ने आपसे कहा कि जा बेटा कुछ खरीद के लेके आ, मतलब पापा ने आपको क्या दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन पापा ने आपको पैसे खर्च करने की अथॉरिटी नहीं दी। अब आप घर वापस आए, आपने कहा पापा पैसे तो दो, पापा ने पैसे भी दिए और पैसा खर्च करने की अथॉरिटी भी दी, तभी तो बेटा आप सामान खरीद पाओगे ना। तो पापा ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी और अथॉरिटी भी दी। मान लीजिए मैनेजर ने कहा कि भैया सबऑर्डिनेट जाओ और ये प्रॉपर गेम का कोड डेवलप करके लाओ, कोडिंग करके लाओ। भैया इसने कहा सर मेरे पास तो लैपटॉप है ही नहीं, या जो लोग टीम मेरी नीचे काम करते हैं वो तो सिर्फ आपकी बात सुनते हैं, मेरी तो बात ही नहीं सुनते हैं। तो मैनेजर ने कहा ठीक है भाई, मैंने तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कोड डेवलप करने का, अब मैं तुझे अथॉरिटी भी देता हूं, कोई टीम मेंबर अगर ना सुने तो मेरे पास आना, मैं देखता हूं कौन नहीं सुनता है तेरी। ठीक है ना। तो भैया मैनेजर ने अथॉरिटी भी दे दी सबऑर्डिनेट को, और वापसी में सबऑर्डिनेट काम को करके मैनेजर को जवाब देगा कि भैया काम हुआ या नहीं हुआ। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि बोथ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। ठीक है कि भैया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। इट मींस दैट व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क, जब एक इंसान को एक पर्टिकुलर काम दिया जाए, व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क, ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स। उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए रिजल्ट्स को लेके। ठीक है, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए सफिशिएंट अथॉरिटी भी दीजिए। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन ही इज गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी। भैया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई इंसान अपनी तभी निभा पाएगा जब आप उसको अथॉरिटी भी देंगे, सिंपल सी बात है। और वापसी में सबऑर्डिनेट क्या देगा आपको, अकाउंटेबिलिटी देगा, आपको जवाबदेही देगा कि हाँ भैया आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपी थी वो काम हो पाया या नहीं हो पाया। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होप कि बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो बहुत ही ज्यादा ही सिंपल है। डिसिप्लिन और अनुशासन आप लोग जानते ही होंगे। हेनरी फ्योल ने डिसिप्लिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बताया है कि किस प्रकार से सुपीरियर्स को और सबऑर्डिनेट्स को, मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को और लेबरर्स को, दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इंसान हो, किसी भी लेवल पे हो, वी डोंट केयर, सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा। Everyone should obey the rules and regulations of the company. The organization rules, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल हैं और जो भी इंप्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी इंप्लॉयमेंट का एग्रीमेंट है, शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। उनको ओबे करना पड़ेगा, सुपीरियर्स को भी और सबऑर्डिनेट्स को भी, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुली वर्किंग चलता रहे। यानी कि डिसिप्लिन देखने का काम किसका होगा, आपके जो भी मतलब एक डिसिप्लिनेरियन क्रिएट किया जाएगा वो ये चेक करेगा कि भैया सारे लोग डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप स्कूल में देखते हो भाई, आपके स्कूल आने का जाने का, टीचर के आने का जाने का, लंच करने का, पानी पीने का, कंप्यूटर लैब जाने का, जीरो या फ्री पीरियड होने का, गेम्स पीरियड होने का, हर चीज का टाइम
ऑलरेडी फिक्स है। एवरीवन इज इन डिसिप्लिन। आपकी टीचर भी टाइम से आती है, आप भी टाइम से पहुंचते हो, तभी जाके पढ़ाई अच्छे से हो पाती है। 60-70 बच्चे एक साथ बैठ के स्कूल के अंदर पढ़ पाते हैं। तो भैया डिसिप्लिन लागू करवाना हेनरी फ्यूल ने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के तो ऑर्गेनाइजेशन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं मानेंगे, उनके साथ साथ उनके सुपीरियर भी मानेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड पे आते हैं भाई। आपका चौथा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड बी रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम। एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को एक समय पे एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक तरफ आपके पापा हैं और एक तरफ आपकी मम्मी है। पी फॉर पापा लिख दे रहा हूं, एम फॉर मम्मी लिख दे रहा हूं। एक तरफ आप हैं, यानी कि एस फॉर स्टूडेंट, मान लीजिए एस फॉर स्टूडेंट। पापा ने कहा कि जा बेटा एक कप चाय लेके आ, चाय मांगी। मम्मी ने कहा जा बेटा एक कप पानी लेके आ। एक समय पे, वन टाइम पे, एक ही समय पे दोनों लोगों ने आपको अलग अलग ऑर्डर दे दिया, क्योंकि आप तो दोनों की बात मान रहे थे। पापा के लिए चाय लेके आए तो मम्मी बुरा मान गई, मम्मी के लिए पानी लेके आए तो पापा बुरा मान गए। इसी केस को डाल दीजिए दो मैनेजर्स के बीच में। एक है मैनेजर M1 और एक है मैनेजर M2। एक है मैनेजर M1 और एक है मैनेजर M2। ये है आप, यानी कि आपका सबऑर्डिनेट। अब एक ने मांगा चाय और एक ने मांगा पानी। अब अगर आप चाय लेके आओगे, अगर चाय लेके आओगे तो M2 वाला बुरा मान जाएगा, और अगर पानी लेके आओगे तो M1 वाला बुरा मान जाएगा। कहने का मतलब है कि एक टाइम पे एक ही इंसान ऑर्डर दे। यहां पे एक इंसान को एक ही टाइम पे दो लोग ऑर्डर दे रहे थे, और यही नुकसान की बात थी। ठीक है ना, यही क्या थी, नुकसान की बात थी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये क्या हो गया बोर्ड को, हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, देखो चल ही नहीं रहा है, चल जा भाई। हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द यूनिटी ऑफ कमांड एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय should be receive orders from only one superior at a time and the employee should be answerable only to that superior। एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा और एक ही सुपीरियर को अकाउंटेबल भी होगा। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं बेटा कि यहां पे एक ऑर्डर देने वाला है, बाकी एक इंसान लेने वाला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। मतलब भाई 3 टीम मेंबर हैं, वो एक ही सुपीरियर से ऑर्डर ले रहे हैं। लेकिन खिचड़ी तब पकेगी जब हो जाएंगे 2 सुपीरियर, कि भैया ये वाला और ये दोनों कौन है, मैनेजर है, और ये 3 कौन है, सबऑर्डिनेट है। अब मान लीजिए मैनेजर को लग देते हैं M1 और इस मैनेजर को लगते हैं M2। सबऑर्डिनेट 1, S1, S2 और S3। अब देखो S1 इससे भी ऑर्डर लेगा, इससे भी ऑर्डर लेगा, 2 से ऑर्डर हो रहा है। मतलब ये नहीं होना चाहिए, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, दिस वाज द राइट अप्रोच। ये भी इससे ऑर्डर ले रहा है, ये भी उससे ऑर्डर ले रहा है, और ये भी उससे ऑर्डर ले रहा है, ये भी उससे ऑर्डर ले रहा है। पक गई खिचड़ी, कोई किसी से ऑर्डर नहीं ले पाएगा, कोई किसी का काम नहीं कर पाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल ये कहता है कि एक समय पे एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर ऑर्डर दे, और वो सबऑर्डिनेट सिर्फ एक ही सुपीरियर को अकाउंटेबल रहे। चलिए भाई, बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहां पे हेनरी फ्यूल कहना चाहते हैं कि भैया एक प्लान जो एक समय पे हो रहा हो, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने की बात कही जा रही हो, और जिसमें बहुत सारे लोग हों, उनका हेड जो है एक ही होना चाहिए, उनका मालिक एक ही होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या आप कहोगे सर ये तो कुछ यूनिटी ऑफ कमांड की तरह है। नहीं बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड में सुपीरियर और मैनेजर की बात हो रही थी, यहां पे सुपीरियर या मैनेजर एक ही हो, इसकी बात हो रही थी। यहां पे कहा जा रहा है कि देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान। एक प्लान के लिए एक हेड होना चाहिए फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। ऐसी एक्टिविटीज जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है, उस पूरे प्लान का एक ही हेड होना चाहिए। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि भैया ये जो इंसान है सबको रास्ता दिखा रहा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबको दिशा दिखा रहा है, एंड सब में कौन है, पूरा ग्रुप आ रहा है जिनका ऑब्जेक्टिव एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाना। दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉर यू। बात करते हैं भैया अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यह प्रिंसिपल क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। प्रिंसिपल जो ये है आपका, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि भैया इंडिविजुअल इंटरेस्ट को
इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब मान लीजिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं, अब 100 में से, हाँ भैया मान लो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं, अब 100 में से 99 लोग तो भैया ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। देखो पता नहीं क्या हो रहा है, पेन ही नहीं चल रहा है आज। हाँ, पूरे 100 में से 100 लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, 99 लोग, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है, जैसा ये देखिए अलग खड़ा हुआ है। बाकी सब क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये भी इन्हीं के साथ आके मिल जाए। ये इंसान जो एक पर्सन है, ये कह रहा है कि भैया मेरा इंटरेस्ट पहले ऑर्गेनाइजेशन गई तेल लगाने, उसका ऑर्गेनाइजेशन भाड़ में, पहले उसका इंटरेस्ट भाड़ में गया, पहले मेरा इंटरेस्ट देखो। अब दिक्कत यहां पे ये आएगी कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कुछ और है, बंदे का इंटरेस्ट कुछ और है, दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो हेनरी फ्यूल कह रहे हैं कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में मैनेजर का सबसे पहला काम यह होता है कि या तो इस एम्प्लॉय को समझाओ और इसको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में जोड़ दो, और इसको यह समझाओ कि अगर जनरल इंटरेस्ट पूरा होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पूरा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा तो तुम्हारा भी भला होगा, है ना, और अगर ऑर्गेनाइजेशन डूबेगी तो तुम भी डूबोगे। इस इंसान को यह बात समझानी पड़ती है। जब ये बात समझा ली तो भैया 100 में से 100 लोग अब ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो जाएंगे, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा है। बाद में इनका फायदा हो या ना हो, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा तो है। और हेनरी फ्यूल ने ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के ऊपर प्रिंसिपल लिखे हैं, इंसानों के, एम्प्लॉयज के फायदे के ऊपर नहीं लिखे हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। वेयर एन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, कहा जा रहा है कि जहां पे एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ, वहां पे उसका इंटरेस्ट नीचे ले आओ और ऊपर कर दो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, और नीचे ले आओ इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को। मतलब कि भैया उसको जोड़ दो, लाके उसको जोड़ दो। बड़ा गोला कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, और छोटा गोला कौन सा है? इंडिविजुअल का इंटरेस्ट। उसके इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट कर दो। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फाइंड वेज टू रिकंसाइल द टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। कहा जा रहा है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन को ही समझना पड़ेगा। हेनरी फ्यूल कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा उन तरीकों के बारे में जिनसे लोगों का इंटरेस्ट एक हो जाए। समझ गए? अब हेनरी फ्यूल ने उन तरीकों के बारे में डिस्कस नहीं किया, कहा कि वो तुम सोचो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सोचो कि किस तरीके से दोनों को रिकंसाइल किया जाए। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको भैया ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहां पे ये कहा जा रहा है सिंपल बातों में कि हर एम्प्लॉय को जो मेहनत से काम कर रहा है, जो उसके पैसे बनते हैं वो उसको मिलने चाहिए। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मेहनत से कम पैसे दिए जाते हैं या अंडर पेमेंट की जाती है, वहां के एम्प्लॉइज अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख पाते हैं, मोटिवेट नहीं रहते हैं। क्योंकि भाई पैसे से ही मोटिवेशन आएगी। जो नौकरी कर रहा है उसकी मोटिवेशन क्या है? पैसा। अगर पैसा ही कम होगा तो फिर वो अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख पाएंगे और वो जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस। एम्प्लॉइज को फेयर वेजेस मिलने चाहिए। शुड बी पेड फेयर वेजेस फॉर द वर्क दैट दे कैरी आउट। जो काम वो कर रहे हैं उसके लिए पैसे उनको फेयर मिलने चाहिए। एनी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने वर्कर्स को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने वर्कर्स को अच्छा पैसा नहीं देती है, वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट नहीं कर पाती है, और बाकी जो अच्छे वर्कर्स होते हैं वो पैसा कम होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी चले जाते हैं। स्ट्रगल टू मोटिवेट एंड कीप क्वालिटी वर्कर्स। क्वालिटी वर्कर्स नहीं रख पाते हैं वो। वर्कर्स जो अच्छे होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के टाटा बाय बाय नमस्ते भी कर देते हैं। दिस रेम्यूनरेशन शुड इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। बेटा क्या कहा जा रहा है कि ये जो रेम्यूनरेशन की बात हो रही है यहां पे, उसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दोनों ही जुड़े होने चाहिए। फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे बोले तो बेटा पैसा, सैलरी, बोनस, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब कि भैया छुट्टियां दे देना, ठीक है, या रिवॉर्ड, तालियां बजा देना, अप्रेजल दे देना, ये सारी चीजें आ जाती है नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट में। बात करते हैं भैया नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दो डायग्राम बनाऊंगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। बेटा सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है सारी पावर एक इंसान के पास आ जाए। यहां पे सी लिख दे रहा हूं फॉर सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सारी पावर ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन बट जाए। जब सारी पावर ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन बट जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। भैया सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में यही फर्क है। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है सारी पावर एक ही जगह पे आ जाए
और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर चारों दिशाओं में बट जाए। इंग्लिश में पढ़ के देख लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द कंसंट्रेशन, वर्ड जो कीवर्ड आपके लिए निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या आता है, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी हाँ डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे अथॉरिटी को बांटने की बात कही जा रही है। देखो कंसंट्रेशन मतलब एक ही जगह पे आ जाना, डिस्पर्सल मतलब बांट देना। ऑर्गेनाइजेशन इट रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोवेस्ट लेवल, लोवेस्ट लेवल तक। ऑर्गेनाइजेशन में जो बिल्कुल नीचे वाले लेवल होंगे ना, आपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ ही रखा है, जो बिल्कुल नीचे वाले लेवल होंगे ना उन तक अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, उन पावर्स को अपने पास रखना है जिनके बिना ऑर्गेनाइजेशन चलेगी ही नहीं, वो अपने पास रखना है, बाकी सारी बांट देनी। जैसा कि आप यहां पे भी देख सकते हैं कि भैया वो पावर जो है सारी एक इंसान के पास आ रही है, इनके पास, और यहां पे देखो पावर जो है सब में बढ़ गई, बीच में कोई है ही नहीं। समझ गए? तो ये हो जाता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये हो गया आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल। इसके बाद वाला जो प्रिंसिपल है ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बेटा हेनरी फ्योल स्केलर चेन में बता रहे थे कि भैया एक ऐसा कम्युनिकेशन का या ऐसा बातचीत करने का तरीका होना चाहिए जो बिल्कुल अनब्रोकन हो। ऐसी लाइन बना दो जो कभी टूटे ही ना। ठीक है जी। तो भैया यहां पे हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं कि एक ऐसी लाइन को एस्टैब्लिश करो जो अनब्रोकन हो, जो कभी टूटे ना, और काहे की लाइन हो, अथॉरिटी की लाइन हो, जहां पे हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी हो और लोवेस्ट लेवल मैनेजमेंट भी हो। लोवेस्ट लेवल मैनेजमेंट को अगर अपनी कोई बात बतानी है तो वो हाईएस्ट तक पहुंचा सके, और हाईएस्ट लेवल मैनेजमेंट तक अपनी बात कोई लोअर लेवल तक पहुंचानी है तो वो पहुंचा सके। ठीक है, यहां पे इस पूरी लाइन में जो मैनेजर होता है वो या तो कोई भी इंसान, मैनेजर नहीं, कोई भी इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है वो या तो अपने से एक ऊपर वाले से बात कर सकता है, ऊपर वाले लेवल से बात कर सकता है, या अपने से एक लोअर वाले से बात कर सकता है, और किसी से नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए मैं हूं तो मैं या तो अपने मैनेजर सर से बात कर सकता हूं, या तो अपने नीचे काम करने वाले जो मेरे से कम लेवल वाले लोग हैं उनसे बात कर सकता हूं, और किसी से बात नहीं कर सकता हूं। ठीक है, समझ गए? या और किसी को कमांड नहीं दे सकता हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हेनरी फ्यूल कह रहे हैं। पहले तो पढ़ के देखते हैं, फिर इस डायग्राम को समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। दोनों बातें करके देख लेते हैं। ठीक है जी, चलिए बातें दोनों करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एस्टैब्लिशिंग एंड अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑन डाउन। हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जो लोग बैठे हैं वो नीचे वालों से कैसे बात करेंगे, ये अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी बनानी होती है। इन दिस मॉडल द पर्सन एट ईच मैनेजमेंट लेवल कम्युनिकेट विद ओनली दोज डायरेक्टली अबव एंड बिलो। बेटा एक जो बंदा इस पूरे डायग्राम में आपको दिख रहा है, कौन दिख रहा है भी बताता हूं। जो भी कोई दिख रहा है वो या तो अपने एक ऊपर वाले लेवल से आदमी से बात कर पाएगा, या तो अपने से नीचे एक लेवल पे बात कर पाएगा। द सिस्टम कैन बी सर्कमवेंटेड। अच्छा, इस सिस्टम को भंग किया जा सकता है जब कभी भी इमरजेंसी का केस हो या ऑपरेशनल एफिशिएंसी का केस हो। मतलब कोई भी किसी से बात कर सकता है, उसे हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक। अब ये पूरा डायग्राम आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो ये बी है, ये बी दिख रहा है। अब बी को इजाजत है या तो वो ए से बात कर सकता है, और या तो बी हमारा प्यारा सी से बात कर सकता है, और बी किसी से बात नहीं कर सकता। या तो ए से करेगा अपने एक ऊपर वाले से, और या तो सी से करेगा अपने एक नीचे वाले से। अब हुआ क्या कि भैया ऐसी कोई परिस्थिति आ गई जहां पे डी को अपनी बात जी तक पहुंचानी थी, तो क्योंकि डी तो किसी और से बात कर ही नहीं सकता है, डी के नीचे भी कोई नहीं है, तो डी किससे बात कर सकता है, सी से। तो डी ने अपनी बात सी तक पहुंचा दी। ठीक है भैया, हाँ डी ने अपनी बात सी तक पहुंचा दी। सी या तो डी से बात कर सकता था या तो बी से बात कर सकता था। तो डी ने बात पहुंचाई थी तो सी ने अपनी बात बी तक पहुंचाई, बी ने अपनी बात ए तक पहुंचाई, क्योंकि एक ही लेवल ऊपर तक हम बात कर सकते हैं। ए ने अपनी बात ई तक पहुंचाई, ई ने एफ तक, और फिर एफ ने जी तक पहुंचाई। मतलब जो डी ने कहा था
वो घूम 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 करके घूम फिर के कहां गया, जी के पास गया। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि सर ये तो बड़ा चोचला है, बड़ी नौटंकी है, अगर इमरजेंसी का केस होगा तो यही करते रहेंगे, वो उन तक पहुंचाएगा, वो उन तक पहुंचाएगा। नहीं, उस केस में डी डायरेक्टली जी से बात कर सकता है, बट दैट इज नोन एज गैंग प्लैंक। और ये कभी कभी होगा सिर्फ इमरजेंसी के केस में और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के केस में। ठीक है, जहां पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात हो वहां पे ऐसा करा जा सकता है और इमरजेंसी में ऐसा किया जा सकता है। चलिए भाई, बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है ऑर्डर। ऑर्डर में हेनरी फ्योल ये कहना चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर काम ऑर्डरली होना चाहिए, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए, एक अच्छा वर्क कल्चर होना चाहिए, एक फेवरेबल वर्क कल्चर होना चाहिए, जहां पे सब सामान कहां पे कौन सी जगह पे रखा हुआ है वो सब हमको पता हो, कौन सा इंसान कहां बैठेगा, कहां उठेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, कहां जाएगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी कैसे करेगा, कितने बजे आएगा, एवरीथिंग शुड बी इन अ वेल डिफाइंड ऑर्डर। A company should maintain a well-defined order to have a favorable work culture, ताकि favorable work culture बन पाए। The positive atmosphere in the workplace will boost more positive productivity। अगर आपका एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। हेनरी फ्योल ऐसा कह रहे हैं कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में हर काम, हर एक्टिविटी, हर प्रोडक्शन एक्टिविटी अपने ऑर्डर में चले, ऑर्डर में चलेगी तो अच्छा होगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है इक्विटी। इक्विटी में हेनरी फ्योल ये कहना चाहते हैं कि भैया जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं वो किसी भी इंप्लॉय में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें और इसी के साथ साथ सबको इक्वालिटी और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें। रिस्पेक्ट से, इज्जत से सबसे बात करें, किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें। जैसा हमारा भारत का संविधान भी कहता है कि भारत के जो लोग हैं, ठीक है, वो आपस में क्या है, वो आपस में इक्वल है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, है ना। इन सभी के बेसिस पे हमको अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए, हम सब भारतीय एक हैं। उसी के तर्ज पे हेनरी फ्योल ने भी कहा है कि भैया ये जो हमारा जो प्रिंसिपल है ये कह रहा है कि एक मैनेजर को कभी भी अपने एम्प्लॉइज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ऑल एम्प्लॉइज शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर दैट नो एम्प्लॉइज फेस डिस्क्रिमिनेशन। ये एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए और रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए, इज्जत के साथ ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब ये होता है कि जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए वो लंबे समय तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहें। समझ रहे हो, वो क्या करें, वो लंबे समय तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहें, लंबे समय तक, जितना लंबा हो सके उतना हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साथ दें। ये तभी हो पाएगा जब लोगों को अपनी जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी, जब लोग अपनी जॉब में सिक्योर फील करेंगे। तो मैनेजमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि लोगों को वो जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग दें, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई इसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा भविष्य है, मेरा फ्यूचर है, और वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहें। फायदा इसका क्या होगा कि बेटा एक वर्ड आता है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर मतलब वो होता है कि भैया कितने लोग एक साल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गए हैं, कितने लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है। अगर एक साल में लेबर टर्नओवर बढ़ता है तो यह अच्छी बात नहीं है। बढ़ना इज नॉट द राइट थिंग इन टर्म्स ऑफ लेबर टर्नओवर। ठीक है, लेबर टर्नओवर का बढ़ना अच्छी बात नहीं है, कम होना अच्छी बात है। समझ रहे हो, बढ़ना अच्छी बात नहीं है, लेबर टर्नओवर भी कम हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल से। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि भैया मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉइज को एक जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग दे, ताकि एम्प्लॉइज बिना डरे, बिना झिझके एंड अपनी फ्यूचर की या कैरियर की चिंता किए बिना काम अच्छे तरीके से कर पाए। ओके जी, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर, जो कि आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव ये कहता है कि भैया हेनरी फ्योल यहां पे ये कह रहे हैं कि हर मैनेजर को अपने एम्प्लॉइज को इनकरेज करना चाहिए कि वो भी डिसीजन मेकिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन लिया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है, उसमें एम्प्लॉइज का भी इनिशिएटिव होना चाहिए। एम्प्लॉइज के सजेशन, प्रॉब्लम्स, है ना, कोई एम्प्लॉय का कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, कोई समस्या है या प्रॉब्लम है, कोई आप कह सकते हो भैया कोई सलाह है, ठीक है, तो वो सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बिना डरे, बिना झिझके रख पाए, बिना संकोच किए रख पाए मैनेजमेंट के सामने। ठीक है, तो एक मैनेजमेंट को ही क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। किसका सपोर्ट,
एक मैनेजमेंट को ही सपोर्ट करना चाहिए अपने एम्प्लॉइज का और इनकरेज करना चाहिए द एम्प्लॉइज टू टेक इनिशिएटिव, ताकि वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फैसले लिए जा रहे हैं उनमें इनिशिएटिव ले। इससे क्या होगा बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट बना रहेगा और उनको लगेगा कि उनकी भी पूछ है, उनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। तुम खुद सोचो कि भैया तुम एक मामूली से मुलाजिम हो एक कंपनी में, उसका मालिक तुमको कहता है बुला के कि भैया बताओ कि ऐसा कैसे होना चाहिए, ये कैसे होगा। तुम भी अपने आप को अच्छा फील करोगे, हाँ यार मैंने कुछ तो उखाड़ा है लाइफ में कि आज ये बंदा मेरे को बुला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल बेटा क्या है, नेक्स्ट प्रिंसिपल और लास्ट हमारा आज का प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प्स। बेसिकली हेनरी फ्यूल कहते हैं कि एक मैनेजर को सबको साथ में लेके चलना चाहिए। एक मैनेजर को हमेशा ये बोलना चाहिए कि वी विल डू दिस वर्क, कभी उसको ये नहीं कहना चाहिए कि आई विल डू दिस वर्क, है ना। हम ये काम कर लेंगे ये बोलना चाहिए, मैं ये काम कर लूंगा ये नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे भैया सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, एक दूसरे को सपोर्ट मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से अचीव हो पाएंगे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, भरोसा पनपेगा, लोगों का एक दूसरे पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड लोगों का काम अच्छे तरीके से हो पाएगा। यहां पे मैनेजर क्या करता है, सबॉर्डिनेट्स के अंदर कोऑपरेशन की भावना लेके आता है। जैसा यहां पे देख सकते हैं ना हिप हुर्रे वाली, तो कोऑपरेशन की भावना लेके आता है आपका मैनेजर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको हेनरी फ्यूल के 14 के 14 प्रिंसिपल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। सारे मैंने लाइन वाइज पढ़ा है एंड आप एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो, एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो अगर कोई चीज ना समझ में आई हो। और जो भाई ये सारी चीजें ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल का जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगी। इसके बाद 2 वीडियोस के पार्ट और आने वाले हैं जहां पे आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी पढ़ाऊंगा एफडब्ल्यू टेलर के। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो भैया साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो हमारे प्यारे एफडब्ल्यू टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर साहब ने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के और साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी। प्रिंसिपल दिए 4, टेक्निक्स दी 9, और इनको देने के साथ साथ इन्होंने इंश्योर किया कि दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी कायम रहे, मतलब इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी पे इन्होंने गौर फरमाया। अब एफडब्ल्यू टेलर कुछ इस प्रकार से दिखते थे और चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में जानना और उसके बाद हम इनके 4 प्रिंसिपल्स जानने की तरफ बढ़ जाएंगे। तो भैया फ्रेडरिक विंस्लो टेलर 20 मार्च 1856 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 20 मार्च 1856 में, यानी कि 1856 में ये पैदा हुए थे एंड 21 मार्च 1915 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ साथ एफडब्ल्यू टेलर मैकेनिकल इंजीनियर थे। मैकेनिकल इंजीनियर मतलब जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियर थे और इनको जाना जाता था इनकी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के ऊपर कि भैया हाँ ये एक इंजीनियर थे, इन्होंने इंडस्ट्रीज को पास से देखा था एंड ये कुछ ऐसा लेके आए जो इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करती थी। ठीक है जी। उसके बाद 1909 में टेलर ने एक किताब निकाली जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट ने 2001 में लगभग 100 साल बाद अवार्ड दिया द मोस्ट इंफ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी की सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रबंधन की किताब, मैनेजमेंट की किताब। ठीक है ना, प्रभावशाली मतलब मोस्ट इंफ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक ऑफ द 20th सेंचुरी का खिताब दिया एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट में। रिपीट कर दे रहा हूं इनके बारे में बताना। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर 20 मार्च 1856 में पैदा हुए थे, 21 मार्च 1915 में इनका देहांत हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के ऊपर बताते थे। इसके साथ साथ किताब निकाली थी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट ने 2001 में इनको अवार्ड दिया था, इनकी किताब को अवार्ड दिया था द मोस्ट इंफ्लुएंशियल बुक, मैनेजमेंट बुक ऑफ द 20th सेंचुरी, सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रबंधन की किताब 20वीं शताब्दी की। ठीक है, इनको अवार्ड मिल गया था। चलिए जानते हैं इनके दोनों प्रिंसिपल्स के बारे में, इनके चारों प्रिंसिपल्स के बारे में इनफैक्ट। और सबसे पहला हमें ये जानना होगा जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं इसमें इनके फीचर्स क्या है। मतलब देखो यार, हम ना
कॉमर्स की अगर बात की जाए तो कॉमर्स में जितना ज्यादा जरूरी थ्योरेटिकल नॉलेज लेना है उतना ही ज्यादा जरूरी ये समझना है कि ये पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि बिजनेस स्टडीज में बच्चों का हमेशा एक सवाल रहता है कि सर ये हमारे सिलेबस में है ही क्यों, ठीक है, और कुछ क्यों नहीं पढ़ ले रहे हैं। भाई वजह क्या है? तो वजह ये है भैया कि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है इनका पालन करके आप क्या कर सकते हैं, जब कभी भी आप मैनेजर बनेंगे तो अच्छे मैनेजर बनेंगे, जब आप इन प्रिंसिपल्स का और इन टेक्निक्स का पालन करेंगे। ठीक है, यहां पे अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी इन प्रिंसिपल्स के बारे में जानना है। मतलब उनके क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंसेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर्स की। सबसे पहले एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि ये जो मेरे प्रिंसिपल हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ये सिस्टमैटिक अप्रोच के ऊपर बात करते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब है कि भैया सिस्टम से चलना सिखाते हैं, कि आपको क्या करना है, सिस्टम से चलना है। सिस्टम से चलने का मतलब ये है कि भैया आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, आपके पास हर चीज की प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, एंड आपके पास हर चीज ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है ना? तो भैया ये कह रहे हैं कि भैया रिसोर्सेज ले आओ, प्लानिंग कर लो, शेड्यूल बना लो, ऑर्डर में हर चीज लो, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ो जब कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करने वाले हो, तो नहीं तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। उसके बाद एफडब्ल्यू टेलर ने मेंटल चेंज की बात की, यानी कि मेंटल रिवॉल्यूशन की बात की। यहां पे इन्होंने कहा कि भैया क्या करो, निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करो। इन्होंने क्या कहा कि निगेटिव एटीट्यूड को आपको चेंज करना है एंड पॉजिटिव एटीट्यूड में लाना है। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को यह समझना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। ठीक है, मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को यह समझना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। वर्कर्स को समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के बिना हम कुछ नहीं, और मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि वर्कर जब तक काम कर रहा है तब तक कंपनी चल रही है। वर्कर ने काम करना बंद कर दिया, नए तो वर्कर ले आओगे, लेकिन जब तक नहीं लाओगे, जितना समय लगेगा तब तक ले प्रोडक्शन एक्टिविटी बंद हो जाएगी एंड आपका भी लॉस होगा। तो भैया कहीं ना कहीं मेंटल चेंज लाने की जरूरत है, ऐसा एफडब्ल्यू टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के माध्यम से कहा है। तीसरा, डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट जो पुराने तरीके का मैनेजमेंट है, जिसको हम लोग लठ मार मैनेजमेंट भी कहते हैं, कि भैया जो है मतलब सजाएं देते रहो और बंदा काम करता रहेगा। अब दुनिया में चेंज आ रहा है, दुनिया बदल रही है, अब ऐसा लठमार मैनेजमेंट नहीं चलेगा। जैसा कि आपने केजीएफ नाम की मूवी में देखा होगा, कोलर गोल्डफील्ड्स जो मूवी थी, यश जो साउथ के सुपरस्टार है उनकी मूवी थी, जहां पे दिखाया गया है कि लोगों को बंधुआ मजदूर बना के उनसे काम करवाया जा रहा है। और आज की डेट में क्या ऐसा हो सकता है? संभव नहीं हो सकता है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को तुरंत क्या किया जाए, डिस्कार्ड किया जाए और नए मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट को लाया जाए, जो कि एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल ने दिए थे। उसके बाद आता है रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। रूल्स का पालन करना हमें एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक समझाते हैं कि रूल का पालन कैसे किया जाए। चलिए, तो ये चार हो गए फीचर्स, एंड अब बात करते हैं द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, ठीक है, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब यह है कि साइंटिफिक एनालिसिस करो, रूल ऑफ थंब पे मत जाओ। रूल ऑफ थंब मतलब होता है जहां पे मैनेजर का पर्सनल ओपिनियन काम करता है, मैनेजर का पर्सनल जजमेंट काम करता है। रिलेशनशिप rather than the rule of thumb where the decision is taken according to the manager's personal judgment। बेटा मैनेजर के पर्सनल जजमेंट पे आपको नहीं जाना है, डिसीजन मैनेजमेंट के पर्सनल जजमेंट पे नहीं लेना है, बायसनेस पे नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको साइंटिफिक एनालिसिस करना है। आपको क्या करना है, हर चीज का साइंटिफिक एनालिसिस करना है, काम का साइंटिफिक एनालिसिस, है ना, और रूल ऑफ थंब से नहीं जाना है। उसके बाद अगर आप साइंटिफिक एनालिसिस करते हो हर काम का, तो आपका टाइम बचता है और आपका ह्यूमन एनर्जी भी बचती है। इंसानी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है किसी भी फर्जी काम को करने के लिए, वो बच जाएगी। अब ये साइंटिफिक एनालिसिस सर आप कह रहे हैं ये होता क्या है? तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, साइंटिफिक एनालिसिस का मतलब है हम जो भी काम करें उसमें हमारा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए पहले का, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, इसी के साथ साथ फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बात होनी चाहिए। समझ गए? मतलब कि हम जो भी डिसीजन लें, हम जो भी काम को करें, हम जो भी प्लानिंग करें, वहां पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करें कि ऐसा होगा तो वो करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर ये इस तरीके से काम करेंगे तो मार्केट में ऐसा होगा। तो आपको क्या करना है, साइंटिफिक एनालिसिस करना है हर चीज का, अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेहतर है और क्या बुरा है। तो ये हो जाएगा आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब।
बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर, जो कि है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बच्चों लड़ाई करना, लड़ाई झगड़े में रहना, डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना। नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा ना होना, हार्मोनी में रहो। हार्मोनी बोले तो एकता, एकता मतलब आप कह लो भैया एकता, पीस, शांति, मिलजुल के काम करना, एकला चलो साथी हाथ बढ़ाना, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, हार्मोनी में आ जाएंगी। हार्मोनी मतलब होता है मिलजुल के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना लेके काम करना। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा करना। तो वही कहा गया है, एफडब्ल्यू टेलर ने अपने प्रिंसिपल में कहा है, सेकंड प्रिंसिपल में, कि भैया हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि लड़ाई झगड़ा मत करो, नॉट डिस्कॉर्ड। इन्होंने कहा कि भैया देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में। पहली बात इन्होंने ये कही। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। बोथ ऑफ देम शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि दोनों का ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड बात इन्होंने कही कि भैया मेंटल रिवॉल्यूशन लेके आओ, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ेगा, जिससे हार्मोनियस रिलेशनशिप आपके मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में बन जाएंगे। वर्कर्स और मैनेजमेंट शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, मतलब एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें, कोऑपरेशन में काम करें, मदद करें, कंपटीशन ना करें, कोऑपरेशन करें। तो मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब यह है कि शिफ्ट ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, both of them are required to do mental revolution. Third principle is cooperation not individualism. देखो individualism मतलब होता है हम अपना देख रहे हैं, तुम अपना देखो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, लोगों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। कॉपरेशन का मतलब है कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को मदद करें, हम एक दूसरे की क्या करें, हेल्प करें। देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक एक्सटेंशन का प्रिंसिपल है, एक एक्सटेंशन ही इसको समझिएगा। मैनेजमेंट और वर्कर्स को ये समझना पड़ेगा कि उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और इसके अलावा कॉपरेशन होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। बेटा मैंने कई बार बताया आपको कि भैया कॉपरेशन और कंपटीशन, एक घर में दो बच्चे थे, दो भाई थे, दोनों क्लास 12th की तैयारी कर रहे थे। अब बेटा दोनों के पास किताबें थी, तो दोनों के पास रिसोर्सेज थे, दोनों के पास पढ़ने का जरिया था। अब मुझे बात बताओ कि दोनों आपस में कॉपरेट करें एक दूसरे को तो अच्छा होगा, कि आपस में कंपटीशन करने लगे तो अच्छा होगा। आपका जवाब होगा कि सर क्योंकि दोनों भाई हैं, दोनों एक ही घर में रहते हैं, दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन करना है तो बाहर पूरी दुनिया पड़ी है, जाओ करो कंपटीशन। घर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपटीशन की भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है। एफडब्ल्यू टेलर ये कहना चाहते थे कि भैया मदद करो, सबकी हेल्प करो, अच्छे से काम करो। ठीक है। चौथा प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। बेटा चौथा प्रिंसिपल बात करता है कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वो कितने काबिल हैं, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको डेवलप किया जाए, उनका डेवलपमेंट हो। जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लोगों को जो सेलेक्ट करना है वो साइंटिफिकली सेलेक्ट करना है। कैसे करना है, ईच वर्कर शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। आपको लोगों को साइंटिफिकली सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देन दे शुड बी असाइन्ड वर्क अकॉर्डिंग टू द मेंटल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। सबसे पहले आपने क्या कर लिया, उनको साइंटिफिकली सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो आप उनको काम दे रहे हो वो उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से दो। जैसे अगर कोई भैया दिमाग लगाने वाला इंसान है तो उसको मेंटल कोई काम दे दो, मेंटल काम मतलब जिसमें दिमाग ज्यादा लगे, ऐसा कोई कैलकुलेटिव काम दे दो। अगर कोई लंबा चौड़ा 6-6.5 फुट का इंसान है, भारी भरकम सा इंसान है, तो उसको फिजिकल काम दे दो, क्योंकि उसका शरीर, उसकी बॉडी बड़ी मजबूत है। इंटेलेक्चुअल, अगर कहीं पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आ रही है तो भैया इंटेलेक्चुअल बंदे को दे दो। तो जैसा इंसान, जैसा उसकी खूबी, जैसी उसकी काबिलियत, वैसा उसको हम क्या दे देंगे, काम दे देंगे। टू इंक्रीज एफिशिएंसी ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड, और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बेटा आज हमने बात की एफडब्ल्यू टेलर के 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और कम से कम समय में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके
पहले वाली वीडियोस एंड इसके बाद वाली वीडियोस भी देखते रहिएगा, क्योंकि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अभी एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेरे पीछे नजर भी आ रही है। इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद। वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। सारे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के इस क्लास में जितने भी कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका कहीं ना कहीं भैया ये फेवरेट चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर हमने पढ़े एफडब्ल्यू टेलर के 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए अपनी क्लास को। अच्छा, एक बात और भाई, ये जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट आपके प्रिंसिपल्स हैं। वो भी पेपर में आते हैं और ये भी पेपर में आते हैं, चाहे वो सीयूईटी का पेपर हो चाहे वो कॉमर्स के बोर्ड्स का पेपर हो। बच्चों ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में भी और केस स्टडीज के फॉर्म में भी। आपको पूरा केस स्टडी दिया होगा और पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पे कौन सी टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल हुआ है। तो भैया ये जो 9 की 9 टेक्निक्स है ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इनको लाइन वाइज याद करना उतना जरूरी नहीं है, बट हाँ आपको याद रहे कि हाँ 9 टेक्निक्स हैं और इनका क्या मतलब होता है, इतना आपके लिए काफी होगा, इनफ होगा। आपको सिर्फ मतलब जानना है। बोर्ड्स की बात की जाए तो बोर्ड्स में अगर आप मतलब जान जाएंगे फिर बाकी तो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख ही लोगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो। ठीक है बेटा, बिजनेस स्टडीज में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो एनसीईआरटी की मोटी मोटी किताबें हैं, ये जो आरके सिंगला है, जो संदीप गर्ग हैं, आपने जो बताई हैं या जो आप पढ़ा रहे हो, यार ये तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, क्या किया जाए सर, इसका कैसे याद किया जाए। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जो लोग कहते हैं बिजनेस स्टडीज को याद करना है, रटना है, वो बिल्कुल 110% गलत है। बिजनेस स्टडीज को सिर्फ एक ही तरीके से समझा जा सकता है और वो है उसको कहानी की तरह रीड करके, कहानी की तरह पढ़ के। आपको ओनली एंड ओनली रीडिंग करनी है। हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग आप कितनी ध्यान से कर रहे हो और कितनी बार कर रहे हो। सजेशन मेरा बच्चों के लिए ये रहेगा कि भैया बोर्ड्स के पेपर से पहले पहले एटलीस्ट 3 से 3.5 या 4 बार आपको रीडिंग करनी है। 3.5 का मतलब ये है कि भैया जल्दी जल्दी रीडिंग करना, वो हो जाएगा आधे में। और प्रॉपर रीडिंग आपको मिनिमम 3 बार तो करनी ही है, मैक्सिमम 4 से 5 बार करनी है बोर्ड से पहले। और आपके जो सेशनल एग्जाम्स आने वाले हैं, जो प्री बोर्ड आने वाले हैं, जो हाफ ईयरली आने वाले हैं, उनके पहले आप एक एक दो बार रीडिंग कर लेंगे एंड इन क्लासेस को देख लेंगे, तो दैट विल बी मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए। आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहली टेक्निक जो आती है इसमें वो आती है फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरी आती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, तीसरी आती है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, चौथी आती है मेथड स्टडी, पांचवी आती है मोशन स्टडी, सिक्स्थ आती है टाइम स्टडी, सेवेंथ आती है फटीग स्टडी, एट्थ आती है डिफरेंशियल पीस वेज या डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, और नाइन्थ आती है मेंटल रिवॉल्यूशन। बात करने वाले हैं सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप की। भैया एफडब्ल्यू टेलर कह के गए, अब तो चले गए, तो कह के गए थे कि जब एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा होगा ना, तो किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है कि वो पूरे प्रोडक्शन को मैनेज करे, पूरे प्रोडक्शन की प्लानिंग करे, उसके लिए अलग अलग लोग चाहिए होंगे। जब उन लोगों को कोई एक इंसान मैनेज करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल फोरमैन कहेंगे। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं फोरमैन, मैन मतलब एक इंसान, पूरी प्रोसेस को कहा जा रहा है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैन उस इंसान का नाम होगा जो इन सब लोगों को मैनेज करेगा। और जो लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग एक्चुअली में प्लानिंग या प्रोडक्शन करेंगे, उनको हम कहेंगे फंक्शनल फोरमैन। मैन बोले तो MEN वाला मैन, मतलब वो जो है एक आदमी नहीं होगा, वो कई सारे लोग होंगे। अभी मैं आपको एक पूरा चार्ट समझाऊंगा जहां पे कई सारे लोगों के बारे में भी बताऊंगा। तो आपको ये समझना होगा कि जो फंक्शनल फोरमैन है वो सबका राजा होगा और बाकी सब उसके मंत्री होंगे, जो होंगे फंक्शनल फोरमैन। अब फंक्शनल फोरमैनशिप एक फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जहां पे ये बताया जाता है कि जो भैया अलग अलग फंक्शनल रोल्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए। और ये जो फंक्शनल फोरमैन होता है ना, यही वो मैनेजर होता है जो एम्प्लॉय से डायरेक्ट टच में या डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। देखिए, फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अच्छा, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये कि बेटा ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रबंधन, पूरा मैनेजमेंट नहीं देखता है। ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन या फैक्ट्री मैनेजमेंट की बात करता है। जैसे आपके स्कूल में आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स में HODs यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट आती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि भैया क्लास के जो टीचर्स हैं, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो आ जाएंगे प्रॉपर वर्किंग लोग, ठीक है ना।
और बाकी प्रिंसिपल वगैरह उनका पढ़ाने का काम नहीं है, उनका सब कुछ मैनेज करने का काम है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री के जो लोग हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं, जैसे वो टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो जो लोग काम कर रहे हैं ना वो यहाँ पे आते हैं। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं आता है, जिसमें बहुत सारे फोर मैन होंगे। मैन यहाँ पे निकल रहा है, फोर मैन मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिनके अलग अलग सेपरेट फंक्शनल रोल्स होंगे। अच्छा, यही वो फोरमैन होते हैं, क्या यही वो फोरमैन होते हैं जो एम्प्लॉय से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही लोग होते हैं जो एम्प्लॉय से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं जी। ठीक है, चलिए अब उस चार्ट के बारे में पढ़ते हैं जो आपने अपनी किताबों में देखा होगा। भैया तो ये चार्ट आपके लिए बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला आता है फैक्ट्री मैनेजर, मतलब सबका राजा जो होगा आपका फैक्ट्री मैनेजर, जो पूरी फैक्ट्री को मैनेज करता होगा। भाई ये मान लीजिए फैक्ट्री है, तो इस पूरी फैक्ट्री को मैनेज करने वाला कौन? फैक्ट्री का मैनेजर। अब ये अपने नीचे दो लोगों को अपॉइंट करेगा, पहला प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज प्लानिंग करेगा, प्रोडक्शन इंचार्ज प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है या नहीं ये चेक करेगा। अब प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 लोग आते हैं और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 लोग आते हैं। जो लोग नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4, यहां पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4, टोटल हो गए 8। ठीक है, और इन सबके नीचे आता है वर्कमैन। वर्कमैन बोले तो भैया एम्प्लॉय या लेबर। सबसे पहले समझते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क के बारे में, यानी कि इनके बारे में। ये करते क्या है, ये 4 लोग जो है आपको 1 2 3 4 जो दिख रहे हैं, ये चारों लोग ओनली प्लानिंग करते हैं। बाकी के जो 4 लोग आपको दिख रहे हैं ये सारे प्रोडक्शन में ध्यान देते हैं। अब प्लानिंग करने में सबसे पहले सबसे 1 नंबर पे आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका काम होता है एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन पास ऑन करना, जैसे कि आने का टाइम, जाने का टाइम, खाना खाने का टाइम, कौन सा एक्टिविटी करना है वो, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रोल क्या होने वाला है वो। इसके अलावा ये प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रॉपर कैसे होनी है उसकी पूरी प्लानिंग इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क करता है और लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हें ये ऐसे करना है, तुम्हें वो वैसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है। मतलब सबको इंस्ट्रक्शन देने का काम ये इंसान करता है, इसलिए कहा गया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन का कार्ड पकड़ाता है, ये लो इंस्ट्रक्शन का कार्ड, जाओ पढ़ो और ऐसे ही काम करना जैसा मैंने बताया है। दूसरा आता है आपका रूट क्लर्क। रूट क्लर्क बताता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी किस रूट से होके जाएगी। ठीक है, मैंने कई बार बच्चों को एग्जांपल दिया है एक कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, जहां पे गाड़ियां बनती हैं। बेटा वो आप ध्यान से कभी वीडियो में देखिएगा, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करिएगा, वो एक बार में गाड़ी नहीं बनाते हैं। पहले उनका आयरन आता है, आयरन को वो मेल्ट करते हैं, फ्रेम में डालते हैं, फ्रेम में डालने के बाद उसको पेंट करेंगे, फिर टायर लगाएंगे, देन फिर एसी इंस्टॉलेशन होगा, देन फिर इंजन इंस्टॉलेशन होगा, देन फिर विंडशील्ड लगेगी, सब कुछ होते होते फिर गाड़ी बन जाती है। अब जो प्रॉपर रूट होने वाला है ना गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग का, कार मैन्युफैक्चरिंग का, वो रूट बताता है हमारा प्यारा रूट क्लर्क। थर्ड आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। सबसे आसान, नाम से ही पता लग रहा है। टाइम यानी कि एक काम को करने में समय कितना लगेगा, और कॉस्ट यानी कि पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में खर्चा कितना आएगा। अब गाड़ी को पेंट करने का खर्चा कितना आएगा, मान लीजिए 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, और टाइम वाला बताएगा कि समय कितना लगेगा। समझ गया ना भैया, 1 घंटा लगेगा पेंट करने में, 2 घंटा लगेगा पेंट करने में, 3 घंटा लगेगा पेंट करने में। ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ये बताएगा हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। चौथे पॉइंट पे आते हैं जो कि होने वाला है आपका डिसिप्लिनेरियन। भैया नाम से पता लग रहा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बेटा हर स्कूल में वो होता था ना एक डिसिप्लिन इंचार्ज हर हाउस का, है ना। जैसे हमारे यहाँ हिमालय हाउस, नीलगिरी हाउस, अरावली हाउस। ठीक है, तो भैया अरावली हाउस का अपना डिसिप्लिन इंचार्ज होता था, हिमालय हाउस का अपना डिसिप्लिन इंचार्ज होता था। वैसे ही इस फैक्ट्री का यहाँ पे जो डिसिप्लिन इंचार्ज होगा, जो सबको अनुशासन में रखने का काम करेगा, वो होगा डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, वो ये देखेगा कि सब लोग अनुशासन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन आता है आपका प्यारे बच्चों स्पीड बॉस। स्पीड बॉस देखता है, अब ये जो 4 है, यहां पे मैंने लकीर खींच दी है, ये जो 4 है ये आते हैं प्लानिंग इंचार्ज में जो कि इस तरफ है। ये जो बाकी के 4 हैं ये आते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज में जो कि राइट हैंड साइड पे है। स्पीड बॉस ये चेक करता है कि जो काम किस स्पीड में होना था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 1000 शर्ट मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर आया, टाइम मिला आपको 1 महीना, यानी कि 30 दिन। यानी कि कितने दिन, 30 दिन। ठीक है, अब पर डे के हिसाब से आज का काम, जो आज का कोटा है वो मैन्युफैक्चर हुआ या नहीं हुआ, स्पीड में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह आपका चेक करेगा। कौन चेक करेगा, आपका स्पीड बॉस चेक करेगा। अगर आप ऐसे लगा लें तो भैया 1000 शर्टों का ऑर्डर आया और 30 दिन का टाइम है, इसका मतलब आपको 33 शर्ट्स रोज मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब 33 शर्ट्स रोज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, काम अपने स्पीड से चल रहा है नहीं चल रहा है, तो भैया ये चेक करने वाले काम को कहते हैं स्पीड बॉस। बॉस माने स्पीड को देखना। फिर आता है गैंग बॉस। देखो यार,
है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया शर्ट बनानी है, अब एग्जांपल ले लो, शर्ट का ले लो, कॉटन आएगी, रुई आएगी, कपड़ा बनेगा, कपड़ा रंगा जाएगा, फिर शर्ट बनेगी, बटन लगेगा, सिलाई होगी फैब्रिक से। तो भैया अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग हैं। हर ग्रुप का एक लीडर होता है, उसको कहते हैं गैंग बॉस। इस ग्रुप का लीडर, इस ग्रुप का लीडर, इस ग्रुप का लीडर और इस ग्रुप का लीडर, ये सारे लीडर्स जो होंगे वो कहलाएंगे गैंग बॉस। थर्ड आता है रिपेयर बॉस, जो कि मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, टूल्स, इन सारी चीजों को जो खराब हो गए हैं उनको क्या करता है, उनको रिपेयर कराने का काम करता है। किसका काम करता है? रिपेयर कराने का काम करता है। भैया कोई भी मशीन यूज करते करते खराब हो जाए तो रिपेयर कौन कराएगा? आपका प्यारा प्रोडक्शन इंचार्ज कराएगा। फिर सॉरी, रिपेयर बॉस कराएगा, जो कि अंडर आता है प्रोडक्शन इंचार्ज के। फिर आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम होता है चीजों को या एक्टिविटीज को इंस्पेक्ट करना, मतलब सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है पूरी फैक्ट्री में, ये कौन देखता है? इंस्पेक्टर देखता है। तो 8 लोग, 8 के काम मैंने आपको बता दिए। एंड ये 8 के 8 लोग किसको देखते रहते हैं? वर्कमैन को देखते रहते हैं। इंस्ट्रक्शन वाला किसको इंस्ट्रक्शन देगा? वर्कमैन को। रूट क्लर्क वर्कमैन को रूट बताएगा। टाइम और कॉस्ट वर्कमैन को टाइम बताएगा, वर्कमैन को कॉस्ट बताएगा। डिसिप्लिनेरियन वर्कमैन को डिसिप्लिन में रखेगा। स्पीड बॉस भी इसको देखेगा, गैंग बॉस भी, रिपेयर और इंस्पेक्टर भी इन्हीं को देखेंगे, वर्कमैन को, कि ये सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी। सेकंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट जो कि यहां पे हमको पढ़नी है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। बड़ी ही सिंपल है, बड़ी ही आसान है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क कहती है कि भैया हर काम का कर दो स्टैंडर्ड सेट। स्टैंडर्ड सेट करने का क्या मतलब है? मान लीजिए मेरे को छोले भटूरे खाने, मैं कहूं कि मुझे भैया पर्टिकुलर एक ही दुकान के राम के छोले भटूरे खाने। आपने विराट कोहली का इंटरव्यू देखा होगा जिसमें कहते हैं कि भैया राम के छोले भटूरे। तो चलो मैं कहता हूं कि भैया मेरे को राम के छोटे छोले भटूरे खाने, मेरे को वही एग्जांपल याद आ रहा है। तो राम के ही खाने, ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया मेरा कि भैया मैं तो राम के ही छोले भटूरे खाऊंगा, या मैं चाय पीऊंगा तो ताज होटल में जाके ही पीऊंगा, उसके नीचे तो बात ही नहीं कर सकता मैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। जैसे आप भी लोगों को देख के कहते होंगे भैया इनका स्टैंडर्ड तो बड़ा हाई है, कहते हैं ना स्टैंडर्ड तो बड़ा हाई है। तो आपको एफडब्ल्यू टेलर ये कह रहे हैं कि अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में होने वाले हर काम का स्टैंडर्ड हाई सेट कर दो। हर काम का स्टैंडर्ड सेट कर दो। हाई लो वो एक बात की बात है, बाकी हाई सेट करोगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेट करने की बात हो रही है फॉर एवरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। स्टैंडर्डाइजेशन किसका किसका होता है? मैनर। मैनर मतलब संस्कार नहीं, मैनर मतलब किस मैनर में काम होने हैं। टाइम यानी कि कितना समय लगेगा। रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का होगा, किस साइज का होगा, किस क्वांटिटी में आएगा। मशीनरी का स्टैंडर्ड कि भैया मशीनरी किस कंपनी की आएगी, कितनी अच्छी आएगी। प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड का बनेगा, हाई क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का, है ना। प्रोसेस और ऑपरेशंस के भी स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं। स्टैंडर्ड्स का जो कीवर्ड होता है वो होता है बच्चों बेंचमार्क। जिस स्टैंडर्ड्स को पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी में हमको पालन करना पड़ता है, जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है उस पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी में हम स्टैंडर्ड्स का पालन करेंगे। एफडब्ल्यू टेलर ने ऐसा कहा था। ठीक है, अच्छा इसे फायदा क्या होगा भैया? अगर आप स्टैंडर्ड सेट कर देते हो तो स्टैंडर्ड जब सेट हो जाएंगे तो आप उसी हिसाब से प्रोडक्शन एक्टिविटी करोगे और ट्राई आउट करोगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड था वो अचीव हो जाए, जो हमने प्लान किया था वो अचीव हो जाए। नेक्स्ट बच्चों टेक्निक आती है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में सिंपल सी बात कहती है, मान लीजिए कि भैया एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लीजिए मारुति है। अब मारुति की मान लीजिए भैया 800 भी आती है, ऑल्टो भी आती है और वैगन आर भी आती है, और कह लो और कोई गाड़ी आती है मारुति की 800 आती है, ऑल्टो आती है, वैगन आर आती है, और मान लो डिजायर आती है। अब भैया डिजायर तो बिक रही है मार्केट में, वैगनार भी बिक रही है, ऑल्टो भी बिक रही है, लेकिन 800 बिक नहीं रही है। तो एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं सिंप्लीफिकेशन में कि तुरंत क्या करो, 800 को एलिमिनेट कर दो। अब 800 को बनाना बंद कर दो। इससे क्या होगा? सबसे पहले आपका टाइम बचेगा, आपकी कॉस्ट बचेगी, आपकी मेहनत बचेगी, इन्वेंट्री कंट्रोल हो पाएंगी बाकी की 3 गाड़ियों की, और सिंप्लीफाई कर दो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को। तो चलो एक बार रीड कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन पॉइंट आउट इरेजिंग अननेसेसरी टाइप, साइज या फिर डायमेंशन। आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो अननेसेसरीली प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, किसी भी साइज का हो या किसी भी डायमेंशन का हो, उसको तुरंत क्या कर दीजिए? एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद इससे क्या होगा? आपकी कॉस्ट बचेगी, आपकी मशीन बचेगी, आपका टूल बचेगा और आपका लेबर बचेगा। हर चीज की कॉस्ट बचेगी, मशीन की, टूल्स की और लेबर की। उसके बाद कहा जा रहा है फायदा क्या होगा? इन्वेंट्री कंट्रोल में आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है भैया, जब आप एक चीज निकाल के बाहर फेंक दोगे, प्रोडक्ट बनाओगे ही नहीं, तो बाकी की 3 की इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। सप्लाई आप लिमिटेड करोगे
तो भी अच्छा रहेगा, सिर्फ मतलब सप्लाई आप प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, क्योंकि कंफ्यूजन कम होगा और बर्डन कम हो चुका होगा, और सेल्स आपकी बढ़ेंगी। भैया जो मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा है उसी को बेचो ना, क्या फायदा पुरानी गाड़ी को बेचने का। तो आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा, माने कि सेल भी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए, तीन टेक्निक देख लिए, नेक्स्ट टेक्निक पे मूव फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में एफडब्ल्यू टेलर कहना चाहते हैं कि फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड टू डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब। एक तरीका निकालो उस जॉब को करने का, और वो तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि जॉब मिनटों में होना चाहिए, टाइम बचना चाहिए, कॉस्ट बचना चाहिए, रिसोर्सेज बचने चाहिए। मतलब कि इस पूरे मेथड स्टडी का मतलब ये है कि भैया एक तरीका निकालो, फाइंड आउट वन विगरस वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, जिसको हम लोग बेस्ट वे भी कहेंगे। ठीक, और ये बेस्ट वे हर चीज का होना चाहिए, चाहे वो रॉ मटेरियल लाने का हो और चाहे वो कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने तक जितनी भी एक्टिविटी होती है, मतलब रॉ मटेरियल के ऑर्गेनाइजेशन में आने से लेकर कंज्यूमर तक सामान पहुंचने तक, ये जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में होती है, सबका एक अच्छा मेथड जो है आपको तय करना पड़ेगा। मेथड स्टडी को आगे ये कहता है कि एक ऐसा मेथड ढूंढो जो रामबाण हो, जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करे और आपकी एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से कर दे। ठीक है ना, एक तरीका ऐसा हो, 100 खराब तरीके नहीं चाहिए, एक अच्छा तरीका चाहिए। जैसे मैं बच्चों से कहता हूं कि भैया 10 अलग अलग बुकों को नहीं पढ़ना है, एक बुक को 10 बार पढ़ना है। 10 अलग अलग बुक पढ़ के कुछ नहीं हासिल होने वाला, एक बुक पढ़ो 10 बार पढ़ो। तो मतलब एक बुक आपको चुननी है जो आपके अकॉर्डिंग काम कर रही हो, वैसे ही एक मेथड आपको चुनना है जो आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रिंसिपल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो कि है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी, देखो ये सारी चीजें, चाहे मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूं, सिंप्लीफिकेशन की बात करूं, ये सारी चीजें आपने कभी ना कभी सुनी होगी। मेथड स्टडी की बात करूं, ये सब बड़ी कॉमन बात है। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर कुछ ऐसा कह गए जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा यार कि मेरे जो वर्कर है काम करते करते घूमते बहुत है, अब जरा पता लगाओ कि ये घूम के जाएंगे कहां और कितना घूमते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। मतलब घूमते हैं, मतलब कि भैया मान लो कि कोई काम करना है, उसमें बैठना, उठना, खिसकाना, लाना, ये सब शामिल है, मतलब अलग अलग तरीके के मूवमेंट शामिल है। अब पता लगाओ कि एक एम्प्लॉय को जॉब करते समय किन किन मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और वो ऐसे कौन से मूवमेंट है जो वो अननेसेसरीली कर रहा हो, ताकि उसका भी टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे, उसका भी पैसा बचे, हमारा भी पैसा बचे। मोशन स्टडी क्या कहता है, पुटिंग, स्टडी करो कि एम्प्लॉय को कौन कौन से मूवमेंट्स करने पड़ते हैं एक जॉब करते समय। जैसे पुटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को रखना, उठाना, अलग अलग पोजीशन चेंज करना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। ठीक है, एक जॉब में किन किन मूवमेंट्स की जरूरत पड़ती है। रैंडम मूवमेंट्स को तुरंत एलिमिनेट करो, ऐसे कोई भी रैंडम मूवमेंट जो एम्प्लॉय बिना मतलब का कर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, फिर रहा है, तो उसको तुरंत एलिमिनेट करो, ताकि समय कम लगे एक काम को करने के लिए। तो मोशन स्टडी कहता है कि भैया ऐसे कोई भी मूवमेंट जो अननेसेसरीली आप कर रहे हो, आपके एम्प्लॉयज कर रहे हैं, उनको तुरंत क्या कर दीजिए, तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। टाइम स्टडी बात करता है कि भैया एक जॉब को करने का पर्टिकुलर कन्वेंशनल टाइम सेट कर लो, ठीक है, टू डू अ वेल डिफाइंड जॉब, और कोशिश करो कि वो जॉब उसी समय में, स्टैंडर्ड समय में खत्म हो जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, अब टाइम डिसाइड कैसे होगा, देखो बेटा, टाइम डिसाइड करने के लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। एक बार देख लो कि भैया टाइम कितना लग रहा है एक जॉब को करने के लिए, मतलब अलग अलग रीडिंग आपको लेनी पड़ेंगी। अब जैसे आपने पिक्चर देखी होगी भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग में जब वो दौड़ना शुरू करते हैं, अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तो पहले वो 1 मिनट में दौड़ते हैं, फिर वो 55 सेकंड में दौड़ते हैं, एक राउंड कंप्लीट करते हैं, फिर 50 सेकंड में करते हैं। बार बार उनके कोच कहते हैं मिल्खा और तेज, मिल्खा और तेज। तो भैया क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग रीडिंग बटोर रहे हैं। ठीक, तो रीडिंग बटोर रहे हैं, फिर उनका स्टैमिना बढ़ता जा रहा है, वो टाइम कम लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम स्टडी में कहा जा रहा है कि भैया एक पर्टिकुलर टाइम सेट करो। अच्छा, टाइम एक चीज से और सेट होगा कि उस जॉब को कितनी बार करना है दिन में। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि भैया मेरे को पढ़ाना है दिन भर, तो मैं अपना टाइम डिसाइड कर लूंगा कि भैया मैं सुबह पढ़ाऊंगा, शाम को पढ़ाऊंगा, रात में पढ़ाऊंगा, ऐसा ऐसा पढ़ाऊंगा। ठीक, तो ये सारा टाइम स्टडी कहता है कि भैया टाइम डिसाइड कर लो ताकि टाइम वेस्टेज ना हो। फिर आता है आपका फटीग स्टडी। फटीग स्टडी बच्चों बात करता है कि काम करते करते एक एम्प्लॉय को थकना, या कह सकते हो ना फीलिंग टायर्ड, लाजमी है। काम करते करते हम सब लोग थक जाते हैं, आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। 8-9 घंटा जब आप स्कूल में बैठते हैं, तो 9 घंटा स्कूल में बैठने के बाद आप बिल्कुल आपके घर पे एक बिस्तर पकड़ लेते हैं कि अरे भैया हो गया। ठीक, अब इस केस में आप स्कूल में बैठ के पढ़ रहे थे, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फिजिकली ही थके, मतलब शारीरिक थकान हो।
आपको मानसिक थकान भी हो चुकी है, क्योंकि 9 घंटा आप पढ़ के आ रहे हैं। एंड हमारे इंडियन स्कूल्स की यही सबसे बड़ी खामी है कि भैया 9-9 घंटे लगातार पढ़ाते जा रहे हैं, जबकि मेहराबियन की स्टडी में और बहुत सारे रिसर्चर्स ने ऐसा कहा हुआ है कि एक इंसानी दिमाग 40 से 45 मिनट से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है। तुम क्या कर रहे हो, 9-9 घंटे, 9-9 8-8 घंटे लगातार पढ़ाए जा रहे हो। भाई कम पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, ठीक है ना। स्कूल वाले क्या करते हैं, 8 बजे बच्चों को बुलाते हैं, 2-3 बजे छुट्टी करते हैं। कितना घंटा हो गया, कम से कम 7-8 घंटा हो गया। लंच निकाल लो 20-25 मिनट का, तो 7.5 घंटा पढ़ाते हैं लगातार। टीचर, एक टीचर, 2 टीचर, 3 टीचर, 4 टीचर, नया कुछ कर नहीं रहा बच्चा, खेल कूद रहा नहीं बच्चा, समझ बच्चे को कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए फिर बच्चा जो है बोरियत लेता है स्कूल से। तो भैया जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली ही थके, आप हो सकता है मेंटली भी थक जाए, मेंटली टायर्ड एंड फिजिकली। अगर आप काम करते करते रिलैक्स नहीं करेंगे तो फटीग स्टडी ये कहता है कि भैया पता लगाओ कि एक काम को करने में कितना रेस्ट लोगों को चाहिए। अच्छा, रेस्ट अगर मिल जाएगा तो उनकी वाइटलिटी रिकवर हो जाएगी, मतलब उनके वापस से एनर्जी आ जाएगी उनकी बॉडी में, और वो वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी, और वो दोबारा से काम करने के लिए खड़े हो जाएंगे सेम कैपेसिटी से। समझ गए बात को, ये है। दिस विल रिजल्ट इन इंप्रूव्ड पोटेंसी, इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब लास्ट में कंक्लूजन लिखा हुआ है, फटीग स्टडी ट्राइज टू डिफाइन द अमाउंट, कितना रेस्ट चाहिए, कितनी रेगुलरिटी पे चाहिए, मतलब कितने इंटरवल्स पे चाहिए, एक टास्क को पूरा करने के लिए कितना आराम चाहिए आपको, ये कहता है फटीग स्टडी। रिपीट कर दे रहा हूं, फटीग स्टडी का मतलब ये है कि भैया रेस्ट इंटरवल कितने चाहिए ये देखना है। अब रेस्ट इंटरवल चाहिए क्यों, क्योंकि बेटा काम करते करते हर इंसान को थकान लगती है, चाहे वो थकान मेंटली हो और चाहे वो थकान फिजिकली हो। इसके अलावा अगर आप उनको रेस्ट दोगे तो वो दोबारा उनकी वाइटलिटी रिकवर हो जाएगी और वो दोबारा उतनी ही एफिशिएंसी से, उतनी ही कैपेसिटी से काम कर पाएंगे। अगर आप उनको रेस्ट नहीं दोगे तो कुछ इस इंसान की तरह उसकी हालत हो जाएगी। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की, जो कि है डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम कहता है कि जो जितना अच्छा काम कर रहा है उसको उतना अच्छा पैसा दो, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसको पैसा ज्यादा दो, और जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको पैसा भी कम दो। एक तरफ एफिशिएंसी और एक तरफ पैसा, एक तरफ एफिशिएंसी और एक तरफ पैसा। जिसकी ज्यादा है उसको पैसा ज्यादा दो, जिसकी कम है उसको पैसा कम दो। सिंपल सी बात लिखी हुई है कि द वर्कर्स शुड बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। जितनी एफिशिएंसी उतना पैसा। बहुत सिंपल सी बात है, जितनी एफिशिएंसी उतना पैसा। ठीक, एक ऐसा वर्कर जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट से भी ज्यादा प्रोड्यूस करे, सिंपल सी बात है, उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, उसको हाई रेट पे पैसा मिलना चाहिए, हाई रेट पे पैसा मिलना चाहिए। और एक ऐसा वर्कर जिसने अपना स्टैंडर्ड ना अचीव कर पाया हो, जो अपना स्टैंडर्ड ना अचीव कर पाया हो, उसको कम पैसा देना चाहिए अगर वो अपना स्टैंडर्ड अचीव ना कर पाया हो, फेल्स टू रीच द लेवल ऑफ आउटपुट। सिंपल सी बात है, जिसका स्टैंडर्ड आउटपुट ज्यादा है उसको पैसा ज्यादा दो, और जिसका स्टैंडर्ड आउटपुट कम है, फेल्स टू रीच द लेवल ऑफ आउटपुट, उसको लो रेट पे पैसा दो। दैट वर्कर शुड बी पेड लो। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा, सबको एक तरह का पैसा दो। फायदा ये होगा कि भैया जिसको कम पैसा मिल रहा है वो सोचेगा यार इसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, मेरे दोस्त को जो कि मेरा ही काम कर रहा है, मेरे जितना काम कर रहा है, मैं इतना अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तो वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। और जिसको ज्यादा मिल रहा है वो और ज्यादा की मंशा करेगा। आप जानते हैं पैसा कभी किसी को पूरा पड़ता नहीं है। 50 होंगे जेब में तो 100 की डिमांड, 100 होंगे तो 1000 की डिमांड, 1000 होंगे तो लाख की डिमांड, लाख होंगे तो करोड़ की डिमांड। पैसा ऐसी चीज है, ठीक है। तो उस पैसे वाली चीज को एफडब्ल्यू टेलर ने पकड़ा और डिफरेंशियल बेस सिस्टम में डाल दिया। चलो भाई बात करते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन की। मेंटल रिवॉल्यूशन ये लास्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, 9th टेक्निक है। यहां पे एफडब्ल्यू टेलर कहना चाहते हैं कि भैया वर्कर और मैनेजमेंट आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, वर्कर और मैनेजमेंट को तो आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। लोगों का एटीट्यूड बदलो, नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होने चाहिए हमारे वर्कर्स और मैनेजमेंट। उन दोनों को एक दूसरे की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। बोथ शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच अदर। दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझनी पड़ेगी। मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि वर्कर्स के बिना उनकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, और वर्कर्स को समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट है तो हम हैं, हमसे मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट से हम है। इससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट इंप्रूव होंगे, ठीक है, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा उनके बीच में। तो कॉन्फ्लिक्ट हल हो जाएंगे और डिस्प्यूट हल हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी लड़ाई झगड़ा उनके बीच में नहीं होगा।
ठीक है बच्चों, ये थी आपकी 9 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आपको क्या करना है, इस सेशन को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपने फैलाना है। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो कॉमर्स चैप्टर 24/7 को, क्योंकि किस किस लेवल पे यहाँ पे पढ़ाई हो रही है ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अलग अलग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, पीडीएफ्स के लिए, गूगल फॉर्म्स के लिए, डीपीपीस के लिए, एमसीक्यूज के लिए एंड ऑल के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।